नमस्कार, मैं जनभक्त श्रीओम गौतम। जम्मू कश्मीर के हजरतबल दरगाह से जिस तरीके की वीडियो फुटेज सामने आई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों का जो आतंक है, जो भय है, वो अभी तक कायम है। जिस तरीके से एक शिला पट पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थरों से तोड़ा गया, उसको मिटाया गया, और वहां जो पुलिस वाले थे जो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, 10,000 से ज्यादा की उस भीड़ ने उन लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा बदसलूकी की, मारपीट की, गलेबान तक पकड़ लिए। इसके पीछे कौन है और किन कारणों से ये फिर से पनपता हुआ दिख रहा है, इन सब बातों पर हम जरूर चर्चा करेंगे। जब से जम्मू कश्मीर में 370 हटी है, ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना देखने को नहीं मिली थी। लेकिन बाद में फिर धारा 370 को लेकर, जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चले, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का रुख उन मामलों पर अख्तियार किया था, उसके बाद इन लोगों को ऐसा लगा कि ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे थे। और वही वजह रही कि जम्मू कश्मीर के चुनावों में जीतने के बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, उसके तेवर भी ऐसे ही दिखाई देने लगे। फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उसका बेटा उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री भी है, उसकी बातों से लगने लगा कि वो लोग इन अलगाववादियों को संरक्षण देते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। और फिर जब पहलगांव की घटना हुई, उसके बाद भी ये प्रतीत हुआ कि वहां जो पत्थरबाज हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, वो चुप जरूर बैठे हैं, बिल्कुल निष्क्रिय नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। और इस घटना ने तो स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो सोच है, जो उनकी पाकिस्तान परस्ती है, जो उनकी जिहादी मानसिकता है, वो इसीलिए चल रही है कि उन्हें कानून का डर नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि सिब्बल सिंघवी, प्रशांत भूषण टाइप के तमाम जो वकील बैठे हुए हैं, वो उनको आसानी से बचा लेंगे। इस मामले में एक और चीज देखने को मिली कि हालांकि शुरुआत तो पुरुषों ने ही की थी और पुरुष ही उसको तोड़ रहे थे, बाद में इसमें महिलाओं को भी आगे कर दिया गया और नाराए तकबीर के नारे बुलंद किए गए। इस पर लोगों ने यह कहा कि चूंकि ये जो एम्बलम है, ये मूर्ति पूजा का प्रतीक है और इस्लाम में इसको शिर्क कहा गया है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके जवाब में जो रक्षनदा अंद्राबी हैं, जिनका कि शिलापट था, और जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन भी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो दावे कर रहे हैं, क्या ये लोग किसी मस्जिद में जाने से पहले, किसी मजार में जाने से पहले अपनी जेब से नोटों और सिक्कों को निकाल कर जाते हैं? क्योंकि भारत में चलने वाले हर सिक्के के ऊपर अशोक चिन्ह है, हर रुपए के ऊपर अशोक चिन्ह है। जब वो उससे उन्हें दिक्कत नहीं है, तो फिर इससे कैसे दिक्कत है? कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश है और वास्तविकता भी यही है। फिर सवाल उठता है कि क्या इतना बड़ा कांड होने के बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुमोटो एक्शन लेगा? जिसका जवाब सबको पता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक इकोसिस्टम है जिससे ये बहुत ज्यादा हमदर्दी रखते हैं हमारे, चाहे हाई कोर्ट के जज साहब हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हो, ये उस इकोसिस्टम के मैसेजेस को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं और वो इकोसिस्टम इस सब का पक्षधर है। ये जो इकोसिस्टम है, जिसे डीप स्टेट भी आप कह सकते हैं, पिछले 11-12 साल से देश में सत्ता परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन अंदर खाने ये अभी भी उसी तरीके से चल रहा है, उसी डीप स्टेट का समर्थन कर रहा है, उन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रहा है। और पहलगांव के बाद जब पाकिस्तानी महिलाओं को, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से पाकिस्तान भेजने की बात आई थी, तब भी कोर्ट का जो रवैया रहा था, वो किसी भी तौर पर
पूरी तरीके से भारत के संविधान के अनुरूप नहीं था, जबकि कोर्ट ने उसमें नेचुरल जस्टिस को घुसाने की कोशिश की थी। अब आप सोचिए कि कोर्ट ये कहता है मानवीयता के आधार पर इन लोगों को यहां रहने दो, जबरदस्ती मत करो। ये सब क्या है? जब साफ हो गया था पहलगांव के हमले के बाद कि जो आतंकवादी आए थे उन्हें स्थानीय लोगों ने संरक्षण दिया था, सुविधाएं दी थी, उनकी मदद की थी और उन्हीं की मदद से उन्होंने 29 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बावजूद हमारे कोर्ट में बैठे हुए जज साहब इस पर भी मानवीयता देखते नजर आ रहे थे, जबकि दुश्मन के साथ किसी भी तरीके की मानवीयता और हमदर्दी की उपेक्षा नहीं की जाती है। यहां एक और चीज याद दिलाने वाली है कि जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गई थी तो सेना और अर्धसैनिक बलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और उसका नतीजा ये हुआ था कि जो पत्थरबाजी करने वाले लफंगे होते थे, जिन्हें पैसा मिलता था, वो लोग घायल होने लगे थे और सिब्बल सिंघवी टाइप के, प्रशांत भूषण टाइप के वकील इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। मानवाधिकारों की बात की गई थी, नेचुरल जस्टिस की बात की गई थी और ये कहा गया था कि देखिए यंग लड़के घायल हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, उनके चेहरे खराब हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की दलीलों को मानते हुए पैलेट गन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो सीधे तौर पर उस अर्धसैनिक बल के सैनिक को हतोत्साहित करने वाला था, उनकी जिंदगी को खतरे में डालने वाला था और आतंकवाद को समर्थन करने वाला था। क्योंकि ये जो पत्थरबाजी होती थी कि जब भी कहीं आतंकवादी किसी मुठभेड़ के बाद फंस जाते थे, उनके लिए निकलना भारी हो जाता था, तो फिर वो पत्थरबाजों की मदद लेकर एक सेफ रास्ता निकाल लेते थे और पत्थरबाज सेना की टुकड़ियों पर टूट पड़ते थे। दूसरी तरफ से चुपके से वो आतंकवादी भाग जाते थे या छुप जाते थे। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई थी। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने पत्थरबाजों के समर्थन में दी गई दलीलों को ज्यादा तवज्जो देते हुए पैलेट गन के प्रयोग को बंद करा दिया था। उसी तरीके से जैसे कि अभी उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है बी सुदर्शन, इसने सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित करके नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसको कमजोर करने का काम किया था। ये सारी चीजें इतने खुलेआम होती हैं, उसके बावजूद कोई इनका विरोध नहीं कर पाता, कोई इन पर सवाल नहीं उठा पाता, क्योंकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना ईश निंदा के बराबर समझा जाता है और कहें तो उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है। आप हिंदू देवी देवताओं को, जैन धर्म के तीर्थंकरों को या फिर गुरुओं को भी, किसी को भी गाली दे सकते हैं, उनका अपमान कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते, सुप्रीम कोर्ट पर आप उंगली नहीं उठा सकते। उसी तरीके से जैसे आप खुदा और खुदा के रसूल के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते, अन्यथा आपके खिलाफ सरतंज से जुदा के नारे लगने लग जाएंगे और इन नारों को सुप्रीम कोर्ट संरक्षण भी देता है। जैसा कि नुपुर शर्मा के मामले में 2 जजों की पीठ ने जो टिप्पणियां की थी, उन नारों को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी और जो महिला पीड़ित थी, जिसकी जिंदगी पर खतरा बन गया था, उसी को उस सब का दोषी ठहराने की कोशिश की थी। और ये जो दोनों जज थे वो भारत के सीजेआई बनने की लाइन में भी लगे हुए हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ कुछ कहा जाता है तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डंडा चला देते हैं। और यही वजह है कि ऐसे ऐसे निर्णय होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में एक से एक बड़ा ब्लंडर होने के बावजूद आज तक उन पर खुलकर चर्चा नहीं होती है। आपको याद होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी, लेकिन एंडरसन को बचाकर इस देश से भगा दिया गया था। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। जिन लोगों ने एंडरसन को भगाया था उन्हें कभी कोई सजा नहीं दी गई कोर्ट के द्वारा, जबकि वो उतने ही बड़े गुनहगार थे जितना बड़ा वो एंडरसन, जिसकी वजह से यूनियन कार्बाइड में भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था और जिसके बाद हजारों लोगों की जान चली गई थी।
और दशकों तक लोगों की जिंदगियां उससे पीड़ित होती रही थी। बच्चे जो पैदा होते थे वो विकलांग पैदा होते थे उन इलाकों में, क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा था। आप दूसरी तरफ अगर अन्य तरीके से भी देखें तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है किस कदर नाकाम रही है, उसको इसी से समझा जा सकता है कि 5.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। उसके बावजूद कोई कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि इन लोगों ने एक हवा क्रिएट कर रखा है। अब समय आ गया है कि सरकार को, राष्ट्रपति को इनके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। इनको इनकी सही जो स्थिति संविधान में बताई गई है उसके दायरे में सीमित रखने की जरूरत है। जनता को भी इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे। ये डर का माहौल जब तक रहेगा तब तक इसी तरीके की मनमानी चलती रहेगी। और वैसे भी जब किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है तो उसकी मैक्सिमम सजा 1 रुपया है। ये एक प्रेसिडेंस के माध्यम से, एक नजीर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सिद्ध किया है, जब प्रशांत भूषण ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में 1 रुपए का जुर्माना भरा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लगाया था। और प्रशांत भूषण ने जुर्माना भरते हुए ये कहा था कि मैं जुर्माना भर दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। तो जो कानून प्रशांत भूषण के ऊपर लागू होता है वही इस देश के दूसरे नागरिकों पर भी लागू होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो स्थितियां देश में पैदा हो रही है, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे बंगाल की हिंसा हो, इनमें जो अपराधी होते हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां से उनको डांट मिल जाती है, लेकिन बहुत बड़ी राहत मिलती है। उसी तरीके से देश में बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचारी भी जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आसानी से वहां से जमानत और राहत पा जाता है। आपको ढूंढने से भी ऐसा कोई मामला नहीं मिला होगा जिसमें किसी जघन्य अपराधी को, बड़े भ्रष्टाचारी को सुप्रीम कोर्ट की वजह से सजा मिली हो, उसके अपने कर्मों की सजा आज तक मिली हो। ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है, बल्कि जिसके उलट जिन लोगों को निचली अदालत से, हाई कोर्ट से सजा भी हो जाती है, उन्हें बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। और ये इस देश की जनता को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है कि ये जो अराजकता चल रही है, न्याय के नाम पर जो अन्याय हो रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ तो सरकार को भी करना पड़ेगा और जनता को भी करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और सरकार को चाहिए कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे, जो भी हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि आप ये जो अपना नेचुरल जस्टिस और मानवाधिकारों का कवच है, वो कम से कम ऐसे मामलों में तो उसको दूर ही रखिए। जय हिंद, जय भारत।